हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ ऐश्वर्या कौसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 2 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है एंड इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का हमारा विलियम कूपर की पोएम है ऑन माई मदर्स ऑन द रिसेप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। ठीक है, ये आपके कोर्स की थर्ड पोएम होगी या हमारी बुक का चैप्टर 3 होगा ये हमारी बुक का। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने अभी तक अबाउट द पोएट कर लिया है। ठीक है, एंड हम लोगों ने जो है टोटल जो है लाइन नंबर 87 तक का डिस्कशन कर लिया है। इससे पहले की दो वीडियोस में, लाइक फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने अबाउट द पोएट कर लिया है एंड स्टार्ट जो डिटेल्ड एक ओवरऑल एनालिसिस आपको चाहिए था पोएट पर, हमारा वो हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग की 10 लाइन्स को डिस्कस कर लिया था एंड उसके बाद हम लोगों ने हमारी सेकंड वीडियो में लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 87 तक का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, सो आप उन्हें जाके चेक कर लीजिएगा एंड इस वीडियो में हम उसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिएगा, वरना इस वीडियो का आपको देखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी पोएम। ठीक है, सो पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख सकते हैं एंड उसके बाद इस वीडियो की जो पार्ट 3 है, जो आप इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप उससे देखिएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डिस्कशन लाइन नंबर 88 से। ओके, सो लाइन से एक बार देख लेते हैं क्या है। Thou as a giant bark from albino coast, the storms all weathered and the ocean cross shoots into port at some well-heavened island where spices breathe and brighter season smiles. There sits quiescent on the floods that show her beauteous form reflected clear below. यहाँ तक की लाइन्स को लेकर। ठीक है, तो अब इस लाइन में सबसे पहला आपको रखना है कि इन्होंने अपनी मदर को जो है वो एक बिग शिप से, आप कह सकते हो, इमेजिन किया है। ठीक है, इमेजिनरी यहाँ पे इन्होंने यूज की है, तो लिटरेरी डिवाइस आपकी हो जाएगी इमेजिनरी। एंड अब ये अपनी मदर को जो है एज अ बिग शिप, एज अ जायंट शिप, वो किस तरीके से है, तो उनका पूरा इन्होंने इमेजिनरी या मेटाफर लेके उन्होंने अपनी मदर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, या ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो कहना चाहते हैं उसे समझाने की कोशिश की है। तो जैसे एक बड़ी सी जो शिप होती है, वो अल्बाइनो कोस्ट एक रिवर है, अल्बाइनो रिवर है, उसके कोस्ट की बात हो रही। सो वो कोस्ट के पास खड़ी है एंड अब क्या हो रहा है कि इस शिप ने जो है जितने भी वेदर्स थे, जितने भी ओशंस थे, सबको क्रॉस कर लिया। मतलब जितने भी समुद्री तूफान होते हैं, जो भी समुद्री परेशानियां होती हैं, उन सबको ये शिप क्रॉस कर चुकी है एंड अब वो पहुंच चुकी है अल्बाइनो कोस्ट। एंड वहां पे मौसम कैसा है? अल्बाइनो कोस्ट पहुंच चुकी है जो कि एक वेल हेवेंड आइल है, या आइल्स आप कह सकते हो, आइलैंड है। एक ऐसा आइलैंड है जो हेवन की तरह है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। एंड वहां की जो मतलब वहां की जो स्मेल है या वहां का जो वेदर है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप कह सकते हो फ्रेग्रेंसफुल है। ठीक है, फ्रेग्रेंटफुल है वहाँ का। एंड वहाँ के सीजन्स कैसे हैं, वहाँ का वेदर ओवरऑल कैसा है कि वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, वहाँ पे स्टॉर्मी एरिया नहीं है, बहुत ही खुश मिजाज, जैसे एक हेवन का माहौल होता है वैसा माहौल है उस आइलैंड का। एंड इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे हर जगह जो है शांति है एंड वो शिप जो है वो जिस तरीके से खड़ी है, तो पानी पे शिप यूजुअली पानी पे खड़ी होती है एंड पानी पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन आता है। तो शिप जहाँ पे खड़ी है वहां पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है एंड वो रिफ्लेक्शन कैसा है? वो रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, यानी वो शिप ओवरऑल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आगे की लाइन्स देखते हैं। इम्प्रेग्नेटेड विद इंसेंट प्ले अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्ट्रीमर्स गे, सो दाउ विद सेल्स हाउ स्विफ्ट हैज रीच्ड दैट शोर। तो कह रहे हैं कि अब उस जगह की जो खूबसूरती उन्होंने बता दी, वहाँ का एटमॉस्फेयर बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो एयर है वो भी सुगंधित है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी एयर है, खुशमिजाज माहौल है, जैसे एक हेवन का माहौल होता है, एक शांति भरा, सुकून भरा, वैसा ही माहौल वहाँ का भी है। एंड वहाँ की जो हवाएं हैं वो उसकी जो मास्ट है, उसकी जो आप कह सकते हो उसमें जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो उनको बहुत ज्यादा हिला रही है। बहुत मतलब उस माहौल में जाके वो जो शिप है वो एक खुश मिजाज माहौल पे गई है। एंड शिप कौन है? उन्होंने अपनी मम्मा को इमेजिन किया है, इमेजिनरी है ये। तो इनकी जो मम्मा है वो उस आइलैंड पे जाके वो बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद वो कह रहे हैं, सो दाउ विद सेल्स हाउ स्विफ्ट,
सो ये जो आपका सफर था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी आपने अपना सफर पूरा कर लिया है एंड आप उस शोर तक पहुंच चुके हो। तो ओवरऑल जो है सिर्फ इस लाइन में, लाइक यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन्स है, इसमें उन्होंने अपनी मदर को एज अ बिग शिप, या उनकी जो लाइफ है उसको एज अ बिग शिप दिखाया है, जो जितने भी जिंदगी के तूफान होते हैं, या एक जैसे एक बड़ी शिप होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, तो समुद्र के बीच में उससे बहुत सारे तूफान मिलते हैं, बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं, एंड और भी चीजें होती हैं जब आप जर्नी कर रहे होते हैं शिप के थ्रू। तो वो जर्नी को क्रॉस करके वो एक एक हेवनली आइलैंड पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। एंड ऐसे ही इनकी मम्मा का क्या हुआ है, इनकी मदर की जो लाइफ की जर्नी थी वो क्रॉस हो चुकी है, उन्होंने वो जर्नी अपनी पार कर ली है, एंड अब वो जो है एक हेवनली प्लेस पे पहुंच। आगे की लाइंस को देखते हैं। Where tempest never beat nor bellow row, and thy loved consort on the dangerous tide of life long since have anchored at। सब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, कोई भी तरीके का दुख नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब आप कह सकते हो किसी भी तरीके से वो लेडी परेशान नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा वहां पे क्या हो रहा है, वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट और बोलो, यानी कि वहां पे किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके का दुख आपको नहीं है, आप सुकून भरी जिंदगी जी रहे हो। इसके अलावा क्या हो रहा है, एंड आई लव्ड कॉन्सर्ट, लव कॉन्सर्ट, मम्मी का लव कॉन्सर्ट, यानी कि मम्मी का साथी कौन होगा, उनके खुद के हस्बैंड, यानी कि पोएट के फादर। पोएट के फादर वो अपने फादर को कह रहे हैं, उनके फादर की भी तो डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो कह रहे हैं आपके जो प्यारे कॉन्सर्ट है, कॉन्सॉर्ट है, वो भी क्या कर चुके हैं, वो भी काफी टाइम पहले जो है वो भी उन्होंने भी अपनी जर्नी क्रॉस कर ली है, एंड अब वो आपके बगल उनकी जो शिप है वो भी अपनी जो जर्नी है वो क्रॉस कर चुकी है। अब जो है वो आपके शिप के बगल अपना एंकर लगा के बैठे हुए हैं। एंकर क्या है, एंकर्ड मीन्स होता है, एंकर यूजली शिप्स को किया जाता है ताकि वो पानी में बह ना जाए। आप लोगों ने अगर कार्टून्स में देखा हो तो ऐसे करके कुछ एक बड़ा सा आता है डिवाइस टाइप का, हेवी मेटल का होता है, इससे शिप को एंकर किया जाता है ताकि वो समुद्र में जो है एक जगह पे स्थिर रहे, एक जगह पे बनी रहे, एक जगह पे स्टैब्लिश रहे, वरना वो वेव्स की वजह से वो हिल के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। सो इनके फादर ने क्या किया है, इनकी मदर ने तो जर्नी अपनी बहुत जल्दी क्रॉस कर ही ली थी, इनके फादर ने भी जर्नी क्रॉस कर ली है, एंड अब वो इनकी मम्मी के साथ, यानी कि अपनी वाइफ के साथ उस हेवनली आइलैंड में है। बट मी scared hoping to attain that rest, always from port withheld, always distressed, me howling winds drive devious, tempest tossed, sail ripped, seam opening wide, and compass lost, and day by day some currents hattering force sets me more distant from a prosperous course। तो इनका क्या कहना है, आपने तो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से पार कर लिया, आपके हस्बैंड ने भी पार कर लिया, वो आपके साथ है, पर मेरा क्या हो रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यू कैन से मैं पूजा करता हूँ, या मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी ऐसा रेस्ट मिले। पर मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब भी मैं उस जर्नी पे चलना चाहता हूँ तब क्या होता है, मुझसे पोर्ट को विथहेल्ड किया जा रहा है, यानी कि मुझसे पोर्ट पे आने नहीं दिया जा रहा। मतलब मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी रुकी हुई है, या मेरी जिंदगी अभी भी बची हुई है, एंड ऑलवेज डिस्ट्रेस, यानी कि ये जिंदगी कैसी है, ये जिंदगी खुशमिजाज भी नहीं है, खुशमिजाज बिल्कुल नहीं है, ये जिंदगी इनकी परेशानियों और मुसीबतों से भरी हुई है। तो जैसे एक शिप जो होती है, अगर विंड्स बहुत तेज चलने लगे, बहुत ज्यादा उसको जैसे तूफान आने लगता है, अगर शिप जो है वो समुद्र में चल रही हो और तूफान आने लगता है तो क्या होता है, शिप इधर उधर टॉस कर दी जाती है, क्या बोलते हैं, शिप को टॉस कर दिया जाता है, या वेव्स जो होती है शिप को एक साइड से दूसरी साइड टॉस करती रहती है। तो वैसे ही इनकी लाइफ भी क्या कर रही है, इनकी लाइफ भी जो है इन्हें बहुत ज्यादा टॉस कर रही है, बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, एक जगह से दूसरे जगह इनको बस। अब इसके चक्कर में क्या हुआ है, ये टॉस और जिंदगी की जो डिस्ट्रेसेस है उनकी वजह से इनका क्या हो रहा है, जैसे शिप जो है इनकी, उसका सेल पूरी तरीके से फट चुका है, उसकी जो सीम्स है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है, एंड इन्होंने अपना कंपास भी खो दिया। एक जर्नी करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक शिप पे जर्नी करने के लिए आपको सेल चाहिए होती है, वो इनकी फट चुकी है। आगे की जो बीम होती है एक शिप के आगे का, लाइक ये शिप है तो इसके आगे का कुछ सेक्शन होता है यहाँ वाला, जो कि उसको प्रॉपरली एक डायरेक्शन देता है, तो वो भी इनका ओपन हो चुका है, वो भी इनका टूट चुका है, एंड
डायरेक्शन के लिए आपको कंपास चाहिए होता है, वो कंपास भी ये खो चुके। यानी कि ये अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानियां आई हैं, इतनी ज्यादा मुसीबतें आई हैं, इतनी सारी चीजें इनकी लाइफ में हुई हैं, ये पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें क्या करना है, क्या आगे जिंदगी में क्या होना है। एंड आगे की लाइन्स में ये यही चीज कह रहे हैं कि डे बाय डे जो है मेरी करंट, यानी कि मेरी जो करंट सिचुएशन है वो मुझे और दूर लेते जा रही है और डिस्टेंट करती जा रही है। ये दोनों तरीके से चल रहा है कि शिप के सेंस में भी, एक मेटाफोरिकल सेंस में भी चल रहा है कि इनकी शिप जो है वो जो डेस्टिनेशन है उससे दूर होती चली जा रही है। एंड ऑब्वियसली लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानी आ गई है कि ये लाइफ जीने का जो एक्चुअल मतलब होता है उसको ये पूरी तरीके से खो चुके हैं। तो डे बाय डे इनकी कंडीशन जो है वो और खराब होती जा रही है। थॉटरिंग फोर्स की वजह से इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। एंड क्या हो रहा है, ये अपनी मंजिल से और दूर होते चले जा रहे हैं। आगे की लास्ट 2 लाइन्स देख लेते हैं। बट ओ द थॉट दैट दाउ आर सेफ एट ही एंड दैट थॉट इज जॉय अराइव व्हाट मे टू मी। तो यहाँ पे ही जो है वो अपने फादर की बात कर रहे हैं। सो अब ओवरऑल तो इनकी जिंदगी में दुख ही दुख है, परेशानी है, पर एक थॉट कि इनकी मदर, इनके फादर दोनों साथ में एक हेवनली प्लेस में है, सुकून भरी जो आफ्टर लाइफ है वहां पे है। ये थॉट जो है वो इनको इनकी लाइफ में एक जॉय लाता है, एक खुशी लाता है एंड उनको एक उम्मीद देता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भी उनके पास पहुंच जाएंगे। सो ये हो गई आपकी लाइन 99। आगे की लाइन्स पे चलते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हमारी फाइनल फ्यू लाइन्स पे। देखते हैं लाइन्स क्या है। माई बूस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूस माई बर्थ फ्रॉम लॉयन एथरोन्ड एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, बट हायर फार माई प्राउड pretensions rise, the son of parents passed into the sky। सब इस कह रहे हैं कि बूस्ट मतलब हो जाता है कि मेरे घमंड करने की या मेरे प्राउड फील करने की, ठीक है, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग या दिखाने की, ठीक है, प्राउड ऑफ और टू शो ऑफ। मेरे दिखाने की वजह, अगर मैं किसी को कुछ दिखाना चाहूँ तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं मेरा जो बर्थ हुआ है वो इस रॉयल फैमिली में हुआ है या मैं उनका बेटा हूँ, मैं किसी राजा का बेटा हूँ, मैं किसी नाइटहुड का बेटा हूँ, किसी मिनिस्टर का बेटा हूँ, ये सब मैं नहीं दिखाऊँ। मुझे इन सब चीजों में कोई प्राउड फील नहीं होता। मैं ये सब बातें मेरे लिए बूस्ट करने वाली है ही नहीं। अगर मुझे जो प्राउड फील हो रहा है, जो मैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं एक हायर पोजीशन पे फील करता हूँ, वो ये आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स वो ऐसे पेरेंट्स हैं या मैं ऐसे पेरेंट्स का बेटा हूँ जो कि इस समय स्काईज में रह रहे हैं। स्काईज में रह रहे हैं मतलब हेवंस में रह रहे हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी। तो वो इस बात पे प्राउड नहीं फील करेंगे कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किसी नाइटहुड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बल्कि वो इस बात पे प्राउड फील करेंगे कि उनके पेरेंट्स की जो है इस समय डेथ हो चुकी है। he is the son of a parent who has passed into the skies। आगे के लाइन्स पे चलते हैं। And now farewell time unreckoned has run his wanted course, yet what I wished is done। सब क्या कह रहे हैं, अब फाइनली इतना सब लिखने के बाद वो कह रहे हैं कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है। समय जो है वो आगे भागता चला गया है, उसका जो कोर्स है वो अपना कोर्स पूरा कर चुका है। एंड अब मुझे लगता है कि मुझे इस पोएम को खत्म, इस सॉन्ग को खत्म कर देना चाहिए। By contemplations help not shout in vain, I seem have lived my childhood over again, have renewed the joys that once were mine without the sin of violating thine। thine का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, योर, बट पॉजेसिव सेंस में यूज हो रहा है। सो कह रहे हैं बाय कंटेम्पलेशन, मतलब कंटेम्पलेशन करके जो है मुझे क्या मिल गया है, मुझे दर्द नहीं मिला है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कंटेम्पलेट करते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचने लगता है, तब हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम ओवर थिंक करने से हमें चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। बट इनके साथ क्या हुआ है, जब इन्होंने कंटेम्पलेशन किया, जब इन्होंने सोचना शुरू किया, तब वो उनका सोचना खराब, मतलब ना ही बर्बाद हुआ, ना ही उन्हें इससे किसी चीज का दर्द मिला, बल्कि उल्टा हुआ। क्या हुआ कि उन्होंने अपना चाइल्डहुड दोबारा जी लिया। उस पिक्चर को देख के, उस पेंटिंग को देख के, जो कंटेम्पलेशन उन्होंने किया, जो सोचा उन्होंने, उसकी वजह से उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो दोबारा जी लिया। एक उन्हें सेकेंड चांस मिल गया जीने का। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से जो इनकी जिंदगी में जो इनकी जिंदगी जो हताश हो गई थी, जो पूरी तरीके से परेशान हो गए थे, थक गए थे, उसके लिए इनको एक नई एनर्जी मिल गई, एक नया जॉय मिल गया। एंड इसमें भी क्या किया इन्होंने ऐसा कोई सिन नहीं किया जिसकी वजह से उनके मदर को प्रॉब्लम, उन्होंने अपने चाइल्डहुड को भी जी लिया। इससे पहले के जो लाइंस है उसमें उनका कहना था कि अगर एक विश पूरी हो सकती तो मैं अपने चाइल्डहुड में वापस जाता एंड मैं उन मोमेंट्स को जीता जो मैंने अपने मम्मी के साथ स्पेंड की थी। वही चीज वो कह रहे हैं कि मैंने फिर से वो जॉय अटेन कर लिया चाइल्डहुड का। एंड इसमें मैंने कोई भी सिन नहीं किया जिसकी वजह से
आपको कोई परेशानी हो, मेरी मम्मी को कोई परेशानी हो। लास्ट की जो हमारी पोएम की लाइन है उनको जल्दी। एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री एंड आई कैन व्यू दिस mimic shoe of thine, time has but half succeeded in his theft, thyself removed thy power to smooth me left। So वो क्या कह रहे हैं कि अब ओवरऑल इनकी पोएम जो है वो खत्म हो रही है, इनका सॉन्ग जो है वो खत्म हो रहा है। एंड लास्ट की फ्यू लाइन्स में कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझे वो खुशी मिल गई जिसकी वजह से मैं अपने चाइल्डहुड को जी पाया और मैंने आपको परेशान भी नहीं किया। एंड फैंसी, विंग्स ऑफ फैंसी, यानी कि इमेजिनेशन की जो दुनिया होती है, इमेजिनेशन की दुनिया जो होती है वो पूरी तरीके से फ्री है। मैं जब चाहे तब अपने चाइल्डहुड को इमेजिन कर सकता हूँ और ये जो पिक्चर है ये मेरे पास हमेशा रहने वाली है। मैं उस चाइल्डहुड की जो यादें हैं उनको दोबारा खोल सकता हूँ, दोबारा उनको देख सकता हूँ। एंड भले ही टाइम जो है उसने अपनी चोरी में वो आधा सक्सेसफुल हो, टाइम ने जो है उसने चोरी की है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टाइम को इन्होंने टैरेंट भी कहा है, टाइम को इन्होंने चोर भी कहा है, थीफ भी कहा है। एंड यहाँ पे भी वही चीज आ रही है कि उन्होंने टाइम को जो है वो पर्सोनिफाई कर दिया है कि वो एक थीफ है। ठीक, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है उसका कि वो एक थीफ है एंड उसने चोरी की है। किस चीज की चोरी की है? उसने इनकी ममा को उनसे चुरा लिया है। तो क्या किया इन्होंने? आपको तो उन्होंने चुरा लिया है, रिमूव्ड दाई सेल्फ, आपको तो उन्होंने मुझसे ले लिया, उन्होंने मुझसे चुरा लिया, पर आपकी जो पावर थी मुझे शांत करने की, मुझे सुकून पहुंचाने की, आपकी जो ताकत थी ताकि जिससे मैं मुझे शांति मिल सके, मुझे सुकून मिल सके, वो पावर अभी भी है इस पेंटिंग के फॉर्म में, मेरी यादों के फॉर्म। लास्ट लाइन में उन्होंने सिंपल सा मैसेज दिया है कि मैं जब भी इस पेंटिंग को देखता हूँ मुझे आपकी पावर, मुझे आप याद आओगे, आपकी मेमोरीज याद आएंगे, जिसकी वजह से मुझे जो जिंदगी में सुकून चाहिए या जो परेशानियां, मैं उन्हें कुछ पल के लिए भूल जाऊंगा, कुछ पल का मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रही आपकी पोएम ऑन द रिसेप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी एंड होती है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ वर्जन या ई बुक वर्जन चाहिए तो वो आपको गूगल प्ले बुक में अवेलेबल होगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहां पे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।